हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज जो हमारा ये क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। और पीजी सेमेस्टर 1 के कोर्स में का जो पेपर 2 है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है उत्तर व्यवहारवाद। आज के क्लास में हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले क्लास में व्यवहारवाद के बारे में पढ़ा था और यह जाना था कि किस तरह से जो व्यवहारवाद था इसका आगमन राजनीति विज्ञान में हुआ या समाजशास्त्रों में हुआ, और किस तरह से इसने जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था या विचार था उसके निराशा के प्रतिफल में एक नए कंसेप्ट, एक क्रांति के रूप में जो है वो व्यवहारवाद का आगमन होता है। इसका आगमन जो है, जो अगस्त कॉम्टे का एक विचार है, प्रत्यक्षवाद का विचार, एक तरह से इसके जन्म व्यवहारवाद के आने में या उसके जन्म में उसका काफ़ी योगदान था प्रत्यक्षवाद का, और उसने जो है एक तरह से व्यवहारवाद को जन्म दिया। और 1925 में चार्ल्स मैरियम की एक प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वो आई, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, और अमेरिकन एसोसिएशन का जो पॉलिटिकल साइंस का अध्यक्षीय भाषण था उस भाषण में चार्ल्स मैरियम ने राजनीति व्यवहार की बात जो है वो सर्वप्रथम कही थी। और तब से जो अमेरिका है के शिकागो स्कूल में व्यवहारवाद जो विषय था उस पर चर्चा प्रारंभ हुई, शोध प्रारंभ हुए और इस विषय को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इसका प्रादुर्भाव जो होता है राजनीति विज्ञान में होता है। इसकी शुरुआत अमेरिका से होती है और इसके जो जनक हैं उनको चार्ल्स मैरियम को ही माना जाता है। और यह जो है इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उस पर बात नहीं करता, बल्कि उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अध्ययन पर बल देता है और राजनीति शास्त्र को नेचुरल साइंस की तरह विज्ञान बनाने की बात करता है। तो ये सब बातें हमने अपने लास्ट क्लासेस में की थी। जो लोग नए हैं वो इस क्लासेस को भी देख लेंगे तो उनको उत्तर व्यवहारवाद को समझने में आसानी होगी। इसके बाद आज जो हम लोग को डिस्कस करना है वो ये है उत्तर व्यवहारवाद। एक नया कंसेप्ट व्यवहारवाद के बाद जो है आया, जिसको हम उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। और ये उत्तर व्यवहारवाद जो था ये इसकी शुरुआत भी अमेरिका से ही हुई, और जो व्यवहारवाद में जो कमियां थीं उन कमियों को सुधारा गया है उत्तर व्यवहारवाद में। और एक तरह से यह पूर्ण रूप से क्रांति के रूप में ना होकर एक सुधारात्मक रूप में, व्यवहारवाद के सुधारात्मक रूप में आया, और इसलिए इसको जो है हम लोग उत्तर व्यवहारवाद के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है, जिस तरह से व्यवहारवाद का जन्म अमेरिका में हुआ उसी तरह से उत्तर व्यवहारवाद का भी जो जन्म है वो अमेरिका में ही हुआ। और चार्ल्स मैरियम को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। वही डेविड ईस्टन थे उनको जो है उत्तर व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। और इसका प्रादुर्भाव 1969 में हुआ। और इस व्यवहारवाद में, उत्तर व्यवहारवाद में जो बातें कही गई में क्या कहा गया, ये कहा गया द क्रीडो ऑफ रेलिवेंस जो है, क्रीडो ऑफ रेविलेंस
मतलब संगति धर्म की बात जो है वो की गई है। तो ये जो है आपका क्रीडो ऑफ रेलिवेंस, ये क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जो मुख्य बात इसमें है कि जो इसमें रेवेलेंस जो चीज़ें होती हैं, जो प्रासंगिक चीज़ें होती हैं, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है या किया जाना चाहिए, ऐसा आप कहते हैं। डेविड ईस्टन ने इसे सकारात्मक आंदोलन जो है वो कहा है। पिछले क्लास में भी मैंने बताया है कि व्यवहारवाद को पूरी तरह से जो है वो यह नकारता नहीं है, बल्कि उसमें सुधार करना चाहता है। इसलिए डेविड ईस्टन ने इसे सकारात्मक आंदोलन कहा है, और यह आंदोलन व्यवहारवाद के उस कार्य के निराशा से उत्पन्न हुआ जो उसे विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते थे। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो व्यवहारवाद को वह नेचुरल साइंस बनाने के लिए जो है साइंटिफिक मेथड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, और जो परंपरागत जो सिद्धांतों में जो मूल्यों, आदर्शों, कल्पनाओं की बात की जाती थी उसको ये नहीं मानते थे। तो उसी तरह से डेविड ईस्टन ने कहा कि व्यवहारवाद में उस कार्य के निराशा से उत्पन्न हुआ जो उसे विशुद्ध विज्ञान जो है बनाना चाहते थे, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों को जो है नेचुरल साइंस नहीं बनाया जा सकता। इम्पॉसिबल है कि इनको हम नेचुरल साइंस को हम बना सकें। इसलिए डेविड ईस्टन ने कहा है कि यह ना तो प्रतिक्रिया है और ना ही प्रतिवाद। ईस्टन ने इसे वास्तविक क्रांति का नाम दिया है। व्यवहारवाद क्या है? तो व्यवहारवाद एक नया विकास है। यह प्रतिक्रिया ना होकर वास्तविक क्रांति है, एक्चुअल रेलिवेंस है। यह जो है वो काउंटर रिफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक्चुअल क्रांति है। ये काउंटर रिफॉर्मेशन ना होकर एक सुधारात्मक जो है वो विचार है। तो ये बातें इसमें व्यवहारवाद में कही गई। व्यवहारवाद में सुधार, वो जो उत्तर व्यवहारवाद जो है उसमें वो सुधार करना चाहता था। जो उत्तर व्यवहारवाद जो था वो व्यवहारवाद में सुधार करना चाहता था। उसमें जो बुरी बातें थी, जो उसकी कमियां थी, उनको वह दूर करने का प्रयास जो है वो उत्तर व्यवहारवाद में किया गया है। यह एक ऐसा आंदोलन है, जो उत्तर व्यवहारवाद है, एक ऐसा आंदोलन है जो व्यक्ति के समूह जो है के बौद्धिक समूह दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बौद्धिक समूह का भी, व्यक्ति के समूह का भी, और उसके बौद्धिक जो समूह है या बौद्धिक जो उसकी प्रवृत्तियां हैं, उन दोनों का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। यह व्यक्ति और समूह का तो प्रतिनिधित्व करता ही है, साथ ही साथ बौद्धिक जो प्रवृत्तियां हैं उनका भी अध्ययन जो है वो करना चाहता है। और इसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट बात जो है वह यह है कि यह जो है किसी भी पद्धति में विश्वास नहीं करता, कोई विशिष्ट पद्धति को पर फोकस नहीं है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि व्यवहारवाद जो था वो पद्धति में काफ़ी निष्ठा रखता था, साइंटिफिक मेथड्स जो था उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, और जो है कॉज एंड इफ़ेक्ट देखना चाहता था, और इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके जो है वह राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने की बात कहता था। लेकिन यहाँ उत्तर व्यवहारवाद में क्या है, उत्तर व्यवहारवाद किसी भी पद्धति में निष्ठा नहीं रखता, और इसकी एक ही मान्यता है, बस इसकी एक ही मान्यता है। वो क्या है? वो है कि समकालीन राजनीतिक दिशा की ओर से गहरा असंतोष, जो समकालीन राजनीतिक दिशा जो है की ओर से गहरा असंतोष जो है, इसकी मान्यता है। यह सिर्फ उसी असंतोष को दूर करना चाहता है और समकालीन परिस्थितियों को समझकर
जो समकालीन परिस्थितियां हैं उनको समझकर उनका निवारण करने की, उनमें सुधार करने का जो है वो प्रयास करता है। और क्योंकि व्यवहारवाद जो था वो क्या करता था, व्यवहारवाद में जो है अनुसंधान पद्धति जो होती है, मेथड्स जो होते हैं, उसकी खोज कर रहा था और किस तरह से राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाया जा सके, इस बात पर वहाँ उस समय शोध हो रहा था कि किस तरह से उसको वैज्ञानिक विज्ञान का दर्जा राजनीति शास्त्र को दिया जा सके। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद जो है वो क्या करता है कि इसमें जो समकालीन परिस्थितियां हैं, कंटेम्परेरी जो आपके सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको समझना चाहता है और उनको समझकर वह उनका निदान देना चाहता है, उन प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन देना चाहता था। ये था बेसिक जो है अंतर था उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद में। तो उसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसकी मान्यताएं देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद की जो मान्यताएं थी, विशेषताएं थी, वो क्या थी, इसके बेसिक जो एजम्पशंस थे वो क्या थे। तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, पढ़ा था हमने कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद जो सिद्धांत जो उन्होंने दिया था उसका के बारे में बताया था। उसमें उन्होंने उसकी 8 विशेषताओं का वर्णन किया था। लेकिन ये उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत डेविड ईस्टन जो हैं इसकी 7 विशेषताओं का वर्णन करते हैं। और ये विशेषताएं क्या हैं, तो इन विशेषताओं में जो पहली विशेषता इसकी है वह यह है कि तथ्य तकनीकी से पहले आते हैं। मतलब फैक्ट्स पे ज़्यादा वैल्यू देना, ना कि तकनीक्स पर, मेथड्स पे जो हम लोग काम करते हैं। तो इसमें जो है मेथड्स पे ज़्यादा बल नहीं देते हैं बल्कि तथ्यों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई फैक्ट है कि यदि कोई नेता लुभावने भाषण देता है तो वह जीत जाता है, तो ये हमारे पास एक तथ्य है। तो यहाँ तकनीक क्या है कि तकनीक क्या होगी कि इस बारे में हम सबसे पहले सर्वे किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, डेटा कलेक्शन किया जाएगा, तब इस बात को सत्यापित किया जाएगा कि हाँ ऐसा ये हो सकता है। लेकिन तो इस तरह से क्या है कि हम जो है तकनीक जो है पहले लाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कहीं ना कहीं जो है जब हम तकनीक को पहले ला रहे हैं तो हमारा जो तथ्य है वो क्या हो जाता है, गौण हो जाता है। तथ्यों को गौण नहीं किया जा सकता या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तथ्य हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हम उनको गौण नहीं कर सकते हैं और इन तथ्य जो हैं उनके माध्यम से ही जो है हम कंक्लूज़न निकालते हैं। इसलिए तथ्य को हम पहले लेंगे, ना कि व्यवहारवादियों की तरह तकनीक को पहले लेंगे। मीन्स हमने इसमें क्या है कि जैसे कि व्यवहारवादी लोग जो थे वो लोग क्या करते थे, वो जो थे कि टेक्निक्स पर बहुत ज़्यादा बल देते थे, मेथड्स पे बहुत ज़्यादा बल देते थे और उस पर फोकस करते हुए वो किसी बात को जो है वो सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी जो हैं वो तकनीक से ज़्यादा जो है वो तथ्यों पर बल देते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा जो इसकी विशेषता है कि तथ्य तकनीक से पहले आते हैं, मतलब हम तकनीक से पहले हम तथ्यों पर फोकस करते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है कि यथार्थताओं को अपनाना, जो रियलिटी है, यथार्थ है, उसको अपनाना। उत्तर व्यवहारवाद में जो है यथार्थ जो है उसको अपनाया गया है। जैसे व्यवहारवाद में क्या था, व्यवहारवाद जो है वो रियलिटी से दूर भागते थे। व्यवहारवाद में क्या था, रियलिटी कोसों दूर थे। इस तरह के पद्धति की खोज कर रहे थे कि राजनीति को विज्ञान बनाया जा सके। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ जो यथार्थ है उस पर काम किया और जो कुछ भी कमियां इसमें मिली उसको तुरंत इसमें सुधार किया गया। जो भी यथार्थ में काम किया गया, जो भी कमियां उसमें दिखाई देती हैं
तो उत्तर व्यवहारवाद में उसका तुरंत निदान या उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है, जिस पर जबकि व्यवहारवाद में ऐसा नहीं होता था। तो ये दूसरी विशेषता इसकी ये है कि यथार्थताओं जो हैं उसको अपनाना, इसमें बहुत ज़्यादा यथार्थवादी ये है जो उत्तर व्यवहारवाद है। इसके बाद इसकी तीसरी जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि इसमें मूल्यों को जो है राजनीति से अलग नहीं किया जाता, जैसा कि व्यवहारवाद में किया जाता था। मूल्यों को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। व्यवहारवादी क्या बोलते थे, वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि राजनीति को वैल्यू फ्री बनाना है, राजनीति जो है वो वैल्यू फ्री होनी चाहिए। और वहीं उत्तर व्यवहारवादी जो हैं वे मूल्यों को बहुत अधिक बल देते हैं, या इन्होंने बहुत ज़्यादा मूल्यों पर फोकस किया और इन्होंने कहा कि कभी भी मूल्यों को राजनीति से जो है वो अलग हम नहीं कर सकते हैं। एक तरफ जब हमने व्यवहारवाद पढ़ा तो उसमें हमने क्या देखा कि वो वैल्यू फ्री बनाना चाहते थे, जो राजनीति शास्त्र था, राजनीति विज्ञान था, उसको वैल्यू फ्री बनाना चाहते थे, मूल्यों से फ्री बनाना चाहते थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब उत्तर व्यवहारवाद आया तो इसने वैल्यू को, जो मूल्य थे उनको फिर से जो है स्थापित करने का प्रयास किया और कहा कि मूल्यों के बिना जो है, मूल्यों को राजनीति से जो है वो अलग नहीं हम कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है। तो ये उनकी तीसरी विशेषता थी। चौथी विशेषता जो इसकी है वह यह है कि जो विषय के विद्वान हैं, जो भी लोग जो विषय के विद्वान हैं, वर्तमान समस्याओं के प्रति जो है उनकी जिम्मेदारी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बुद्धिजीवी जो होने के नाते, जो लोग बुद्धिजीवी हैं उनके होने के नाते समस्याओं के समाधान में उनकी जो है वो सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। तो ये जो चौथी बात इम्पोर्टेंट इन्होंने बात बताई कि जो भी बुद्धिजीवी जिम्मेदार लोग हैं हमारे समाज के, बुद्धिजीवी वर्ग लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनका एक ये भी जिम्मेवारी है कि वो जो है अपने जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। ऐसा नहीं कि आपके पास बुद्धि है, हम सब जान रहे हैं, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम है, आ रहा है, हम उसको अनदेखा कर रहे हैं। एक आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो आप बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको उन समस्याओं के को निदान का सॉल्यूशन ढूंढने में, समाधान करने में एक सक्रिय भूमिका आपको इनिशिएटिव लेके करना पड़ेगा या करना चाहिए। ये उत्तर व्यवहारवादी जो हैं वो कहते हैं। इसके बाद जो इसकी पांचवी जो विशेषता है वो यह है कि वह समाज में बदलाव लाना चाहता है। समाज में यह कहता है कि बदलाव होना चाहिए। तो ये बदलाव कैसे होगा? तो इसका कहना है कि जो ज्ञान का जो अर्थ है वो क्रियाशीलता से है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? क्रियाशीलता, मतलब एक्टिवनेस, एक्टिव। कैसे हम कुछ को अपने ज्ञान के माध्यम से किसी चीज़ में परिवर्तन ला दें, एक्टिव उसको कर दें अपने ज्ञान के माध्यम से। तो ज्ञान का जो अर्थ होता है, बेसिक अर्थ जो है वो क्या है? क्रियाशीलता होता है। क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना होता है। तो ये क्रियाशीलता जो है इसके उत्तरदायित्व को वहन करना होता है। और क्रियाशीलता का दूसरा अर्थ क्या होता है कि समाज में बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा। अर्थात हमने जो भी हमारे पास जो भी नॉलेज है, हमारे पास जो भी बुद्धि है, जो भी हमारे पास ज्ञान है, हम उसे समाज को बदलने के लिए यूज़ करें, है ना। कि जैसे कि जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं या जो हमारे पास ज्ञान है, तो वैसे लोगों का एक ये भी दायित्व है कि वह समाज में बदलाव लाए। जो समाज में बुरी चीज़ें हैं, जो समाज में कमियां हैं, जो यहाँ बुराइयां हैं, तो उन सब बुराइयों को वह अपने ज्ञान के माध्यम से जो है वो उसको दूर करने का जो है वो प्रयास करे और इस तरह से उसके ज्ञान को, अपने ज्ञान को यूज़फुल बनाए कि आपका जो ज्ञान है वो किसी काम में के यूज़ में आया। तो ये भी काम जो है वो करने की बात जो है उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत जो डेविड ईस्टन ने बताया है। इसके बाद इसकी छठी जो विशेषता होती है
वह है कि जो एक बुद्धिजीवी का दायित्व जो होता है अपने ज्ञान को क्रियान्वित करना होता है। तो बुद्धिजीवी जो है वो खासकर उन संगठनों को जैसे कि विश्वविद्यालय वगैरह जो हैं, चाहिए कि वे अपने समय के संघर्षों को तटस्थ ना रहें, अपने समय के संघर्षों को तटस्थ ना रखें या ना रहें। जैसा कि कहा जाता है कि विद्यार्थी का कार्य जो है वो सिर्फ शोध करना है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि इनका काम सिर्फ शोध करना ही नहीं, बल्कि उस समय जो समाज में जो संघर्ष हो रहे हैं उन्हें उनके प्रति वे तटस्थ ना रहकर सक्रिय भागीदारी निभाएं। ऐसा नहीं कि जो भी समाज में घटनाएं हो रही हैं तो हम उनको ना देखें, उनको अनदेखा करें और उसमें तटस्थता की भूमिका निभाएं, बल्कि हमें वहाँ क्रियाशील होकर उन समस्याओं को, उन संघर्षों को देखने की आवश्यकता है और उनसे संबंधित उनका निवारण निकालने की, उनकी खोज करने की भी जो है वो आवश्यकता होती है। इसके बाद जो अगली जो इसकी विशेषता जो आती है, सातवीं और अंतिम विशेषता जो इसकी है, वह यह है कि तथ्यों के विश्लेषण के साथ उसका प्रयोग भी जरूरी है। मतलब तथ्यों का विश्लेषण तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका प्रयोग, उसके यूज़ पर भी फोकस करता है, जो कि व्यवहारवाद नहीं करता था। वह जो है व्याख्या विश्लेषण पर तो बल देता था तथ्यों के, लेकिन उसका यूज़ कैसे करेंगे, यूटिलाइज कैसे करेंगे, उन पर फोकस नहीं किया गया व्यवहारवाद में। तो ये उत्तर व्यवहारवाद में जो है ये कहा गया कि जो भी तथ्य हैं या उनका जो भी विश्लेषण हम करते हैं करने के साथ साथ उनका जो है वो प्रयोग भी होना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है व्यवहारवादी क्या कहते थे, तथ्यों का वर्णन करते थे, तथ्यों का वर्णन या विश्लेषण को ही लेकर चलते थे। और तो इसका कहीं ना कहीं जो मतलब ये होता है कि ये जो इसको है उसको जो एक्टिव यूज़ करने की बात है उसे नकार रहे हैं। जब इसको ये लागू ही नहीं कर सकते हैं, कोई भी तथ्य का विश्लेषण किए लेकिन जब उस सिद्धांत को, उस बात को हम लागू ही नहीं कर सकते हैं तो उससे क्या फ़ायदा। तो जब व्यवहार में उसको उपयोग जो है वो किया जाएगा, समाज के साथ क्रियान्वित ही नहीं किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है वो जो है उसका जो है की महत्ता जो है वो कम हो जाती है। तो मतलब जो भी हम विश्लेषण व्याख्या करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्षों का प्रतिपादन करते हैं या सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, तो उन सिद्धांतों को ऐसा होना चाहिए जिसको हम समाज में इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको लागू कर सकें, उसको वास्तविक रूप दे सकें, ताकि उसका क्या यूज है ये समझ में आए। तो इस तरह से जो है जो डेविड ईस्टन ने इन 7 विशेषताओं को अपने जो सिद्धांत के अंतर्गत जो उन्होंने दिया है उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत, उसकी 7 विशेषताएं बतलाई है। आगे डेविड ईस्टन जो है वो कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का एक ही नारा है, क्रीडो ऑफ रेलिवेंस, क्रीडो ऑफ रेलिवेंस। अतः शोध कार्यों में रेलिवेंस का होना जो है बहुत आवश्यक है। शोध कार्य सिर्फ उन विषयों पर होना चाहिए जो समाज के लिए रेलिवेंट हो, और अगर ये रेलिवेंट नहीं होंगे तो उसका कोई जो है वो लाभ समाज को नहीं मिल पाएगा। और जब ये रेलिवेंट होंगे तभी जो है इसकी कुछ महत्व होगी और वो समाज के लिए उपयोगी जो है वो सिद्ध हो सकते हैं। तो इस तरह से डेविड ईस्टन जो है वो कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद एक ही नारा है, क्रीडो ऑफ रेलिवेंस। ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि उत्तर व्यवहारवाद जो है तो उसमें क्या है, बाद में शोध जो तकनीक है, जो शोध की टेक्निक्स है, उसकी जो पद्धति है उसका अति आलोचक है। मतलब जो पद्धति जो हम यूज़ करते हैं उसके अति प्रयोग जो है उसका वह उत्तर व्यवहारवाद आलोचना करता है। मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शोध पद्धति जो है पर ही फोकस कर रहे हैं,
तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि उत्तर व्यवहारवाद में क्या था कि शोध की पद्धतियां जो थी, जो साइंटिफिक मेथड था, उसको फॉलो करने करके कॉज एंड इफेक्ट का पता लगा के राजनीति, परंपरागत राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने का प्रयास किया गया था। लेकिन यहाँ पे कहता है कि सिर्फ हम उसके उसका जो अति प्रयोग किया गया, टेक्निक्स का जो अधिक प्रयोग किया गया, उसका यह जो है वो आलोचना करता है। और उत्तर व्यवहारवाद आज की एक व्यापक बौद्धिक प्रवृत्ति है, और ये भी डेविड ईस्टन ने कहा है कि आज की यह जो है व्यापक बौद्धिक प्रवृत्ति है। तो जो ये था, मतलब जो उनके सिद्धांत जो था, 7 सिद्धांत उन्होंने दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले जो है वो तथ्य जो है पहले आने चाहिए, तकनीक से पहले आने चाहिए। दूसरा जो था वो यथार्थवादी होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए सिद्धांतों में। और तीसरी जो उन्होंने बताई कि वो मूल्य होने चाहिए, मूल्य फ्री नहीं हो सकता है राजनीति जो विज्ञान है। और चौथी जो बात उन्होंने बताई कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनकी एक जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है वो समस्याओं के निदान के लिए अपनी सक्रिय भूमिका को वो निभाएं। और अगली जो थी वो समाज में बदलाव चाहते थे, तो बदलाव ये कैसे हो सकता है? जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो ज्ञानी वर्ग हैं, तो ज्ञान जो है वो व्यक्ति को क्रियाशील बना देता है। तो उस क्रियाशीलता के माध्यम से जो है वो समाज में जो प्रॉब्लम्स थे उनका सोल्यूशन ढूंढने का वो प्रयास करके एक नए समाज की बात करते हैं और बदलाव चाहते हैं समाज में। उसके बाद जो था कि बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं और उनका खास एक दायित्व है कि जो भी उनके समय में जो भी इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी ये काम है कि उस समय में, जिस समय में कोई सिद्धांत का निर्माण हो रहा है या बन रहा है, तो उस समय जो भी समस्याएं आती हैं उनसे तटस्थ नहीं रहकर, बल्कि उस समस्याओं के समाधान के लिए जो है वो प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद जो है इसकी अंतिम और 7वीं विशेषता उन्होंने बताई कि जो तथ्यों के विश्लेषण के साथ साथ जो उसका प्रयोग है, उसके प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम तथ्यों का सिर्फ विश्लेषण करें लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन पे, उसके प्रयोग पर ध्यान नहीं दिया जाए। तो इसमें उत्तर व्यवहारवाद में उसके प्रयोग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब इसके बाद है कि इस तरह से क्या है कि संक्षेप में हम क्या देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद जो है, उत्तर व्यवहारवाद की उपलब्धियों को समेकित करके उसके विकास की नई दिशा का संकेत दिया, ताकि वह सामाजिक पुनर्निर्माण में सहायक हो सके, समाज का फिर से निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके। और इसमें अनुभवमूलक उपागम जो एम्पेरिकल स्टडीज जो होती थी, तो के विकसित रूप को मानकीय उपागम, नॉर्मेटिव अप्रोच जो है के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। मतलब जो अनुभवमूलक जो उपागम थे उनके विकसित रूप को, जैसे कि जो नॉर्मेटिव अप्रोचेज हैं उनके साथ इनको जोड़ने का जो है वो प्रयास किया गया है। सच यह है कि 1970 के दशक से राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मूल्यों के विश्लेषण में नई अभिरुचि पैदा हुई और व्यवहारवाद से जुड़े हुए अध्ययनों को सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रासंगिक बनाया जा रहा है। इस दृष्टि से व्यवहारवादी परंपरा ने उत्तर व्यवहारवाद की उपलब्धियों को आत्मसात कर दिया है। जहाँ तक कि कार्रवाई का प्रश्न है, जो कार्रवाई करने की बात जो उत्तर व्यवहारवाद जो कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो राजनीतिक वैज्ञानिक जो हैं मानवीय कार्यक्रमों और सत्ता विरोधी आंदोलनों का साथ देने के लिए आगे जो हैं वो आ रहे हैं। बहुत से राजनीतिक वैज्ञानिक जो हैं और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक जो निर्धन वर्ग हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, दलित हैं तथा आदिवासियों की दशा सुधारने में या बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने में या विश्व शांति में तथा पर्यावरण की रक्षा करने में, रक्षा से जुड़े जो बहुत सारे आंदोलन हैं
उनमें सक्रिय भूमिका जो है वो आजकल निभा रहे हैं। परंतु इसके लिए जो है वो दलगत राजनीति का जो है, देश की जो राजनीति है, दलगत राजनीति में हिस्सा लेना उचित नहीं होगा, बल्कि उससे अलग रहकर राजनीति विज्ञान का कार्य सत्ताधारियों पर अंकुश रखना है, ना कि वह सत्ता में जो है वो सत्ता की लड़ाई में किसी न किसी को सहायता पहुंचाना नहीं है। मतलब उनका बुद्धिजीवी वर्गों का काम ये है कि वो सही एडवाइस दे। अगर उनके पास ज्ञान है, उनके पास नॉलेज है, तो उस समय जो समाज में जो है वो जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे प्रॉब्लम है, स्त्रियों को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम है, बच्चों को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम है, आदिवासियों की दशा को लेकर है, पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, या बंधुआ मजदूरी है, या जो है डॉरीज है, या बहुत तरह की जो ऐसी सामाजिक घटनाएं हैं, सामाजिक जो प्रॉब्लम है, उसका वास्तविक अध्ययन करके उनकी समस्याओं को खोज करना, और खोज करने के बाद उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनका जो रिसर्च के बाद जो निष्कर्ष हैं और जो फाइंडिंग्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करके उस स्थिति को सुधार करना, ये इसकी बात जो है वो उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत जो है वो की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का तो एक स्थान है ही, साथ ही साथ उत्तर व्यवहारवाद का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसने आधुनिक राजनीतिक चिंतन जो है, विज्ञान जो है, इसमें नए अप्रोचेस को जन्म दिया, साइंटिफिक मेथड्स को के बारे में बताया। और इसमें जो है वो साइंटिफिक मेथड्स के साथ साथ जो हमारी परंपरागत जो सिद्धांत थे और नॉर्म्स थे, जैसे कि मूल्य हमारे, तो उन सब को भी समाहित करके, मतलब इस दोनों को कंबाइन करके एक समन्वय जो है वो स्थापित करने की जो है वो बात जो है डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद में कही है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के परिदृश्य में। क्योंकि आज हम सिर्फ एक चीज़ को, आज क्या है, आज साइंटिफिक युग है, और यहाँ अगर हम सिर्फ जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मूल्यों से जुड़ी होती हैं, हमारे अनुभवों से जुड़ी होती हैं, और उसको पूरी तरह से जो है सामाजिक विज्ञानों में जो है वो हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है वह इन दोनों को समन्वय करके एक नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया या प्रतिरूपित किया, जो उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जो जाना जाता है। और इस तरह से जो है वो उन्होंने जो वर्तमान समस्याएं जो समाज में हैं उसके निवारण पर जो है वो जोर दिया है। तो ये था उत्तर व्यवहारवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। और बेसिकली जो आपका व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में बेसिकली क्या अंतर था। दोनों, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया या कल के भी क्लास में मैंने बताया, कि दोनों का जो जन्म है अमेरिका में ही हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ उसके बाद जो पूरा विश्व जो था वो क्या था, वो दो भागों में बट गया, एक तो पूंजीवादी और एक जो है समाजवादी। तो इस तरह से जो है दो विचारधाराएं जो हैं वो हमारे विश्व में जो वो फेमस होने लगी, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है वो दोनों जो है एक अपने अपने विचारों को आगे बढ़ाना चाहते थे। और जो घटनाएं घटी सेकेंड वर्ल्ड वार में, वो क्यों घटी, इतना बड़ा युद्ध कैसे हो गया, और किस तरह से इतने लोगों को संगठित किया गया हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा, और एकजुटता के साथ उन्होंने जो युद्ध लड़ा और युद्ध किया, तो इन सब बातों का अध्ययन करना जो था वो काफ़ी आवश्यक हो गया था। और इसलिए जो है वो जो है अमेरिका में इसको ध्यान में रखते हुए दो नए सिद्धांतों की खोज की गई, जिसे व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के नाम से हम जानते हैं। तो ये था आज का क्लास। आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, और मैं उसका जो भी है आंसर या जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और आज का जो हमारा क्लास है यहीं समाप्त होता है। नए क्लास के साथ हम बहुत जल्द फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। गुड बाय।